Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। बच्चों 7 चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये जाना था कि एसी करंट क्या होता है और एसी करंट में हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ओवर द हाफ साइकिल एंड ओवर द फुल साइकिल। और ये भी बताया था कि ओवर द फुल साइकिल जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो 0 होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक और टर्म सिखा रहा हूँ, एक और टर्म बता रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसी वैल्यू होती है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। समझते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, वरना डेफिनेशन कई बुक्स में जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग तरह की होती है, लेकिन आपको मैं इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेटा एसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये हमने सीखा था, राइट। अगर करंट आई नोट साइन ओमेगा टी है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा विद द टाइम, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई इसमें गलत बात तो नहीं है। यहां पर और यहां पर इसको देखो, ये t/2 टाइम है और ये कंप्लीट साइकिल t है। अगर मैं कोई डीसी करंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कांस्टेंट डीसी विद द टाइम, तो डीसी करंट कुछ ऐसे। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। सी, मैं आरएमएस वैल्यू को यह भी बोल सकता हूं कि अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट कितनी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक बल्ब को कनेक्ट किया एक डीसी सर्किट के, डीसी सोर्स के साथ, यानी कि किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर मैंने एक उसी बल्ब को कनेक्ट किया किसी एसी सोर्स के साथ। डीसी और एसी के साथ मैंने सेम सोर्स या सेम रजिस्टर या सेम बल्ब मैंने कनेक्ट कर दिया। एवरेज वैल्यू मैं बता चुका हूं, मुझे यह जानना है कि अफेक्टिव वैल्यू कितनी है। आरएमएस वैल्यू का मतलब यह है कि देख, 0 से लेकर करंट की वैल्यू पीक वैल्यू बन रही है यहां तक, है ना। t/4 टाइम में पीक वैल्यू बन रही है। अब इस दौरान अगर मान लो पीक वैल्यू 10 एम्पियर है, तो 0 से लेकर 10 एम्पियर में से कौन सी करंट की वैल्यू है जो अपना रोल प्ले कर रही है मेजरली अफेक्टिव वैल्यू में। एवरेज वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अफेक्टिव वैल्यू की बात कर रहा हूं। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एवरेज वैल्यू है वहां पर हम चार्ज को कॉमन एक ऐसा पॉइंट ले सकते हैं कि जितना t/2 टाइम में डीसी चार्ज रिलीज करेगा उतना ही t/2 में एसी चार्ज रिलीज करेगा। तो चार्ज को मैंने कंपेयर करके एवरेज वैल्यू को डिफाइन कर दिया था कि हाफ टाइम में, मतलब हाफ साइकिल में, इसका जो एरिया है और इसका जो ये हाफ सेम टाइम में जो एरिया है करंट इनटू टाइम, मतलब कि जितना चार्ज इसने भेजा उतना चार्ज इसने भेजा। बात आगे समझ। लेकिन आरएमएस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या, किसी केमिकल इफेक्ट की जरूरत नहीं है। केमिकल इफेक्ट में मैं रह भी नहीं सकता डिपेंड। अगर मैं केमिकल इफेक्ट की बात बोलूं, देखो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के 2 इलेक्ट्रोड्स, ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब यहां पर कोई बेचारा पॉजिटिव आयन है, क्या होगा जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब जब ये वाला एंड पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो आयन इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सडनली उसी मोमेंट पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आयन यहां पर आएगा। फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आयन दोबारा यहां पर जाएगा। तो एसी करंट से मैं बैटरी का कंसेप्ट या चार्ज का कंसेप्ट समझाऊं वो थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, पूरी कंप्लीट साइकिल में। कहने का मतलब अगर मान लो मैं आयन हूं, ये एंड पॉजिटिव हुआ तो मैं इधर भाग रहा हूं, अचानक ये एंड नेगेटिव हुआ तो मैं इधर भाग रहा हूं, ये पॉजिटिव मैं इधर भाग रहा हूं, नेगेटिव मैं इधर भाग रहा हूं। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दूं मैं एसी की, तो चार्ज ना तो इधर का रहेगा ना इधर का रहेगा। तो मैं ये बात नहीं बोल सकता कि चार्ज की वैल्यू ले लूं और बोल दूं कि आरएमएस वैल्यू वही है जो जितना चार्ज उसने भेजा इतना चार्ज एसी ने भेजा। लो जी, डिफाइन कर दिया। तो मैं केमिकल इफेक्ट तो कंसीडर नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो एसी और डीसी सेम तरह से शो करे। व्हाट आई एम सेइंग, मुझे कोई अफेक्टिव वैल्यू बोल रहा हूं ना, अफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट की वो वैल्यू, ये 0 से लेकर 10 एम्पियर में वो वैल्यू कौन सी है जो मुझे किसी कंडक्टर पर कोई इफेक्ट डालकर दे रही है और सेम तरह का इफेक्ट डालकर दे रही है। केमिकल इफेक्ट तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर अगर मैं एसी कनेक्ट कर रहा हूं तो चार्ज कभी ऐसे जा रहा है तो कभी ऐसे आ रहा है, चार्ज कभी ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है। तो इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू के लिए मैं चार्ज को बेसिस नहीं मान सकता, इसलिए मैं काटा मार दूंगा चार्ज वाले कंसेप्ट पर। तो
और क्या करता है जब करंट फ्लो करता है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर मान लो ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और एसी सोर्स से कनेक्टेड है, करंट ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल लूंगा, उसी अगले मोमेंट में करंट नीचे फ्लो करने लग जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकालूंगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे निकालूंगा, नीचे जाएगा तो ऐसे निकालूंगा। यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट को देखूं तो वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, कभी ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, कभी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली रिवर्स हो रही है, राइट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्ज भी आगे पीछे ओसिलेट हो रहा है, मतलब कभी यहां जा रहा है, कभी ओसिलेट तो नहीं बोलना चाहिए, कभी यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट, कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अगर मुझे इफेक्ट शो करना है तो वो एक ही इफेक्ट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, उस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। कहने का मतलब आरएमएस वैल्यू किसी कांस्टेंट करंट की वो वैल्यू है जिस पर हीटिंग इफेक्ट सेम मिल जाए। अब समझ इस चीज को, ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि जब मैं डीसी करंट कनेक्ट किया, मान लो 10 सेकंड के लिए, एसी सोर्स कनेक्ट करा 10 सेकंड के लिए, अब चार्ज ऐसे जाए या ऐसे जाए, या चार्ज अपने डायरेक्शन बदले, लेकिन वो सर्किट में से हर बार पास होगा। अरे सर्किट में से तो पास होगा वो। सेम वे में यहां पर अगर डीसी की बात करूं तो चार्ज एक ही डायरेक्शन में पास होगा। दोनों ही केस में बल्ब ग्लो करेगा। आपके घर में भी एसी सप्लाई आ रही है, सब आपके घरों में एसी सप्लाई आ रही है, बल्ब ग्लो कर रहे हैं वहां पर भी, समझ पा रहे हो? आपके घरों में एसी सप्लाई आ रही है, बल्ब ग्लो कर रहे हैं आपके घर में। बैटरी से बल्ब को कनेक्ट करोगे, बल्ब वहां भी ग्लो कर रहे हैं। यानी कि बल्ब दोनों जगह ग्लो कर रहे हैं, एसी से कनेक्ट करो या डीसी से कनेक्ट करो। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि मान लो एसी ने 100 जूल का हीटिंग इफेक्ट दिया, यानी कि I²RT मुझे 100 जूल मिल गई भाई। कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ करंट फ्लो हुआ 100 जूल। तो मैंने ये चेक किया कि मुझे ना डीसी के 7.5 एम्पियर कांस्टेंट करंट फ्लो कराने पर 10 सेकंड तक मैंने डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो कराया 7.5 एम्पियर का 10 सेकंड तक लगातार। तो मुझे 10 सेकंड में जो यहां पर हीटिंग इफेक्ट मिल रहा था वो यहां पर मिल रहा है सेम वे में। जितना हीटिंग इफेक्ट 100 जूल का मुझे एसी में मिला, वो मुझे 7.5 एम्पियर डीसी करंट फ्लो कराने में यहां पर मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा कि इस 0 से 10 एम्पियर के बीच में जो 7.5 एम्पियर का करंट है ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो मुझे सेम तरह का इफेक्ट दे रहे हैं, राइट। तो मैं बोलूंगा कि जो आरएमएस वैल्यू हुई ना भाई, वो क्या हुई, वो 7.5 एम्पियर की हुई, क्योंकि उस वैल्यू पर मुझे जितना हीटिंग इफेक्ट यहां पर मिल रहा है उतना हीटिंग इफेक्ट यहां पर मिल रहा है। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ही कंपेयर किया जा सकता है, मैं केमिकल इफेक्ट को नहीं कंपेयर कर सकता, मैं मैग्नेटिक इफेक्ट को नहीं कंपेयर कर सकता अगर मैं इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो यानी कि एसी अगर 0 से 10 एम्पियर से 0 से 10 एम्पियर से 0 से 10 एम्पियर मतलब 0 10 मतलब 0 10 -10 0 10 -10 0 10 ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि हर वक्त डिवाइस को 10 एम्पियर करंट मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि हर वक्त डिवाइस को 0 करंट मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं है हर वक्त डिवाइस को 5 एम्पियर करंट मिल रहा है। तो अगर मैं आरएमएस वैल्यू लूं, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितनी वैल्यू, 10 डिवाइड बाय 10 अंडर रूट, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो मुझे एक्चुअल में क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे ये वैल्यू मिलेगी 7.5 एम्पियर, क्योंकि मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा हूं कि इस 7.5 के कांस्टेंट करंट को 10 सेकेंड तक जब मैं सर्किट में चला रहा हूं तो मुझे वही हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है जो इस एसी सोर्स के करंट जो कि 0 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है, मुझे 10 सेकेंड तक दे रहे हैं। तो जब हीटिंग इफेक्ट सेम हो तो मैं उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू को बोलूंगा कि यही इस एसी की आरएमएस वैल्यू है जहां पर हीटिंग इफेक्ट सेम मिल रहा है। अब मैं इसको डेफिनेशन में ढाल रहा हूं, तो डेफिनेशन लिखो, राइट। तो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे इसको, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ये वो वैल्यू है डायरेक्ट करंट की जो सेम अमाउंट में हीट एनर्जी डेवलप करेगी किसी भी डिवाइस के क्रॉस, किसी भी रजिस्टर के क्रॉस, जितना कि एक एसी सोर्स या एसी करंट डेवलप कर सकता है उसी टाइम में।
यानी कि सिंपल और सरल भाषा में ये मैंने बल्ब लगाया एक एसी के साथ, ये मैंने बल्ब लगाया एक डीसी के साथ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस डीसी करंट के 7 एम्पियर को 10 सेकंड तक मैं फ्लो कराऊं, तो यहाँ पर अगर 10 जूल हीट एनर्जी डेवलप हो रही है तो एसी का वो करंट एसी में 10 जूल एनर्जी डेवलप हो रही है। अगर मैंने एसी से बल्ब को कनेक्ट करा और एसी में 10 जूल हीट एनर्जी डेवलप हो रही है तो मैं डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू ढूंढूंगा जिसको सेम इतने टाइम के लिए मैं यूज करूं और मुझे 10 जूल एनर्जी मिल जाए। तो वो वैल्यू को मैं बोल दूंगा कि वही वैल्यू डीसी की क्या है, एसी की आरएमएस वैल्यू है, राइट, यानी कि अफेक्टिव वैल्यू है। इसको डिनोट मैं कर सकता हूं आई आरएमएस से या आई वी से। इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, अफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी बोल सकते हैं, आरएमएस भी बोल सकते हैं, कई सारे नाम है, ठीक है। अब सुनो, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। लेट डीएच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप्ड across register R for some time dt. Let dH be the small amount of heat energy developed across register R for some time dt. अच्छा, तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि जो DH है वो क्या होगा बच्चों, I स्क्वायर R dt होगा, है ना। अगर मैं एसी सोर्स की बात करूं, मैं अगर स्मॉल टाइम dt ले रहा हूं तो dt के लिए हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, dH होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। अब क्योंकि करंट तो वेरिएबल है ये वाला ना, करंट वेरिएबल है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकता। मैं बोलता हूं कि हमने इसको 0 से t टाइम के लिए ऑब्जर्व किया। अब 0 से t टाइम, अब यहां पर आप बोलोगे सर कंप्लीट साइकिल में तो करंट 0 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, करंट कंप्लीट साइकिल में करंट 0 होता है। मान लो ये करंट है -10, ये करंट है +10, बट बेटा यहां तो मैं स्क्वायर कर रहा हूं, यहां पर तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगी। सारी वैल्यू ऐड देखो ना, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, +10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, यानी कि सारी वैल्यूज का स्क्वायर होकर ऐड हो रहा है। आरएमएस वैल्यू का मतलब ये होता है। और यहां पर भी देखो स्क्वायर मिल रहा है मुझे, तो इसलिए जब भी आई की बात करूंगा, आई ओवर द कंप्लीट साइकिल 0 है। आई स्क्वायर की बात करूंगा तो वो कंप्लीट साइकिल में 0 नहीं है, क्योंकि स्क्वायरिंग हो जाएगी भाई। अब इसको मैं आगे कैसे प्रोसीड कर सकता हूं कि भाई मुझे कंप्लीट हीटिंग इफेक्ट निकालना, तो ठीक है निकाल देते, कौन सी बड़ी बात है। 0 से t टाइम के लिए निकालना चाह रहा हूं तो इंटीग्रेट कर दो। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये आई स्क्वायर आर डी टी, कब 0 से t टाइम के लिए। लेकिन वेट, ये तो आई को मैं ओपन कर सकता हूं फॉर ए सी अल्टरनेट करंट। आई का मतलब क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। आई का मतलब क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू डाल दो, यहां पर क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर, राइट। यहां पर आ जाएगा आर, यहां पर आ जाएगा डी टी। आई का स्क्वायर है तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, ठीक है, 0 से टी। सही। अब यहां पर ना समझदार मानुष बनो और यहां पर क्या करो, 0 से टी लिखो, आई नॉट स्क्वायर आर लिखो और साथ में लिख दो क्या, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहां पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको याद कर लो। मैं जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ वालों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहां पर ओमेगा टी है तो सी, मैं इसको ना इंटीग्रेशन अलग से ही देखो, यहां पर आई नॉट स्क्वायर आर तो कॉन्स्टेंट है ना। तो मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा अभी तो देख, आई नॉट स्क्वायर आर को बाहर निकाल लो, मुझे इंटीग्रेशन अल्टीमेटली किसका करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का, कब 0 से टी साइकिल में। तो देख इसको मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। जब मैं सोल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी, सोल्व करने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कोस, मैं देख लेता हूं क्या एंगल में आ रहा है सब कुछ। अभी तक तो एंगल में ही है, थोड़ा सा देख लो जरा,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, है ना। और साथ में डी टी भी तो आना था यहाँ पर। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा बच्चे, देख ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 अलग, 1/2 डी टी 0 से टी माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, इसका भी 0 से टी। 1/2 का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2, साथ में क्या आ जाएगा टी, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 डी टी का इंटीग्रेशन 1/2 टी। कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 का करना तो देख 1/2 बाहर, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस 2 ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन 2 ओमेगा। अच्छा इसको ना यहाँ पर आपको शायद नजर भी ना आ रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर आपको दिखा सकूँ ये चीज। देखो जरा सामने, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे कोस 2 ओमेगा टी डी टी 0 से टी और द कंप्लीट साइकिल मुझे इंटीग्रेट करना है। तो देख यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय, फिर यहाँ पर जो 2 ओमेगा टी है इसका 2 ओमेगा नीचे डिफ्रेंशिएट करूंगा जब 2 ओमेगा टी का, ठीक है। यही रूल होता है ना। अगर आप देखो मान लो मुझे क्या करना होता है यहाँ पर, अगर कोस 2x का इंटीग्रेशन करना होता विद रिस्पेक्ट टू dx तो मैं क्या लिखता साइन 2x और फर्दर 2x का 2 नीचे डिफ्रेंशिएशन में, ऐसे ये रूल है ना इंटीग्रेशन का। अब ऐसा करने के बाद अब चीज़ देखो जरा, ये 0 से t टाइम में चल रहा है सब कुछ। अगर मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो देख क्या बनेगा यहाँ पर, 2 ओमेगा को बाहर ही निकाले 2 मिनट के लिए, 2 ओमेगा बाहर निकाल ले, साइन 2 ओमेगा टी में पुट करना है ना सारा कुछ। देख साइन 2 ओमेगा को लिख रहा हूँ मैं 2 पाई बाई कैपिटल टी, अपर लिमिट पुट करूंगा तो टी आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा साइन 0 डिग्री। अब टी से टी उड़ा दे, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस साइन 0 भी क्या होता है 0। तो यानी कि जब भी आप कोस 2 ओमेगा टी का 0 से टी में इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, राइट। और यहां पर इंटीग्रेशन करा तो कितना आया था t/2, ठीक है। तो देखो मैंने खोलकर सारा कुछ बता दिया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट करोगे हमेशा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 में, एज यू कैन सी। इस 1/2 को अलग लिख दिया, माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 को अलग लिख दिया। जब भी मैं इस पर्टिकुलर फैक्टर का, ये छाप लो दिमाग में, बहुत बार आएगा ये, जब भी मैं इस पर्टिकुलर फैक्टर का इंटीग्रेशन करूंगा तो हमेशा 0 आएगा, जो कि आपके सामने मैंने प्रूफ कर दिया यहां पर, ठीक है। तो अब वापस से अपने उसी एक्सप्रेशन पर आते हैं। देखो यहां पर था साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से टी टाइम में, है ना, यहां पर थे ना। तो मैंने जब इसको सोल्व किया तो सोल्व करके क्या आया, आई नोट स्क्वायर आर बाहर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये सारा करेगा t/2 आ जाएगा जी, राइट। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी हीटिंग इफेक्ट की वो मिलेगी ये आई नोट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से। अगला स्टेप क्या है, ये वही वैल्यू है जो मुझे सेम हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है जब मैं किसी डीसी सोर्स को यूज कर रहा हूं, यानी कि आई वी स्क्वायर आर टी सेम टाइम के लिए यूज कर रहा हूं। सेम देखो, सेम टाइम के लिए सेम सोर्स के थ्रू, सेम टाइम के लिए सेम सोर्स के थ्रू, राइट। यहां पर मैंने एसी से देखा, यहां पर मैं बोल रहा हूं ये डीसी करंट मैंने सेम टाइम के लिए, और मुझे हीटिंग इफेक्ट सेम मिला। डीसी करंट की वो वैल्यू जहां पर मुझे हीटिंग इफेक्ट सेम मिला, यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट करंट है, इसलिए मुझे इसको डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। इसको डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत है क्योंकि करंट वेरिएबल है। तो अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा आई वी स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। आर टी से आर टी उड़ा दो जी, जो वर्चुअल वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों, आई नोट डिवाइड बाई √2 आ गई। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा आई नोट डिवाइड बाई 1.414। सोल्व करके बेटा जो आई वी की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट, राइट। तो दिस इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। इसको देखो क्या क्या बोल सकते हैं हम, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं, इसको मैं अफेक्टिव वैल्यू बोल सकता हूं, इसको मैं आरएमएस वैल्यू बोल सकता हूं। तो इसी तरह से अगर आपको ईआरएमएस या ईवी में रिलेशन निकालना और ई नोट में निकालना तो वो भी सेम होगा, 0.07 आएगा यहाँ पर, 0.707 टाइम्स ऑफ ई नोट।
या इसको समझ पाए होंगे आई होप। अगर मैं इसको साइकिल में यहां पर दिखाऊं, जरा देखो, में देखते हैं इसको जरा। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, सी दिस इज माय ग्राफ फॉर एसी। अगर ये वाली वैल्यू जो टॉप मोस्ट वैल्यू है इसको मैं आई नोट बोल रहा हूं, कल हमने एवरेज वैल्यू भी डिफाइन करी थी, यहां पर कहीं होगी एवरेज वैल्यू, राइट, जो कि आई एवरेज हमने डिफाइन की थी कैसे, 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और आज मैंने आपको क्या डिफाइन करके बताया कि जो आई आर एम एस है या आई वी है, या हाँ दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आई आर एम एस या आई वी। तो ये अफेक्टिव वैल्यू कितनी है, 0.707 टाइम्स ऑफ आई नोट, यानी कि एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा और पीक से कम। तो यानी कि यहाँ पर कहीं ये वाली वैल्यू जो होगी, देखो ये अगर आई एवरेज है तो ये वाली वैल्यू से ऊपर वाली क्या होगी, आई वी, और सबसे ऊपर वाली क्या होगी, आई नोट। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँ तो सबसे छोटी आई एवरेज, उससे बड़ी आई वर्चुअल या आई आर एम एस, और उससे बड़ी आई नोट। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ करंट, राइट। सो इस तरह से आप डिफाइन कर, सेम किसके साथ है, ई वी, मतलब ई एवरेज ग्रेटर देन ई वर्चुअल ग्रेटर देन ई नोट, पीक वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज, एवरेज ईएमएफ, राइट। सो इस तरह से हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे मिल सकता है, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन आई आर एम एस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। सो ऐसे हमने करना था, हीटिंग इफेक्ट को कॉमन लेना था। तो मैंने 10 मिनट पूरे आपको ये एक्सप्लेन करने में लगा दिए कि हम हीटिंग इफेक्ट को ही क्यों चूज कर रहे हैं। मेरे को क्यों माइंड में ये आ रहा है कि मुझे आई स्क्वायर आर टी से ही कंपेयर करना है, क्योंकि ना मैं केमिकल इफेक्ट कंपेयर कर सकता, ना मैं मैग्नेटिक इफेक्ट कंपेयर कर सकता, आई कैन ओनली कंपेयर हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट को कॉमन लेके कर दिया। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जरा। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हमको ऐसा बोल दिया गया कि किसी प्योर रजिस्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई करी, वो ऐसी है 140 साइन 3140, राइट। आपको ये सब चीज़ें बतानी है कि आई नोट क्या होगा, आई आर एम एस क्या होगा, ई नोट क्या होगा। तो सारी चीज़ देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आई नोट की बात करूँ तो आई नोट का मतलब होगा ई नोट डिवाइड बाय आर, है ना। तो सबसे पहले ई नोट आइडेंटिफाई कर लो, ये किस फॉर्म में है, देखो ये V इज इक्वल टू वी नोट। वी नोट का मतलब है पीक वैल्यू, तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख दो, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, तब भी चलेगा। तो यानी कि यहाँ पर ई नोट की वैल्यू तो डायरेक्टली पता लग रही है कि कितनी है, 140, ठीक है, 140 वोल्ट। मुझसे पूछे आई नोट की वैल्यू, आई नोट क्या होगा, पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। यानी कि अगर मैं 140 को 50 से डिवाइड कर दूंगा बच्चों, तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 2.8। तो आई नोट की वैल्यू क्या आ गई, 2.8 एम्पियर आ गई। उसके बाद पूछा है आई एवरेज, तो आई एवरेज के लिए क्या करोगे आप, 0.637 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2.8 एम्पियर से। इस तरह से आप आई एवरेज निकाल दोगे। फिर पूछा आई आर एम एस, तो आई आर एम एस कैसे निकालोगे, तो पीक वैल्यू यानी कि 2.8 को 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको आई आर एम एस मिल जाएगा। पूछ लिया ई आर एम एस, ई आर एम एस कैसे निकालोगे, ई आर एम एस के लिए आप क्या करो, 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, ई नोट को। ई नोट कितना है आपके पास, 140, तो आपको ई आर एम एस मिल जाएगा। ई एवरेज पूछा है, ई एवरेज भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि आप क्या करोगे, ई एवरेज के लिए 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ पीक वैल्यू को, यानी कि 140 से, ई एवरेज निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई नोट निकालना आसान है, जब भी पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो आपको आई नोट मिल जाएगा। आई एवरेज 0.637 से आई नोट को मल्टीप्लाई कर दो, आई आर एम एस 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, ई नोट गिवन ही है, ई आर एम एस इसको 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो, ई एवरेज 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारा रिलेशन आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ तक सारा था कि ई आर एम एस क्या है, आई आर एम एस क्या है, तो ये सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी अगर आपको सर्किट बना हुआ आ जाए, कभी भी आपको बोल दिया जाए कि AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड, या ऐसा मिल जाए आपको कि एक रजिस्टर है यहाँ पर और यहाँ पर आपको ऐसा बोल दिया कि एक सर्किट है और ये वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दे दी, तो यानी कि जो वोल्टेज आपको गिवन है
वो आपको कभी भी पीक वोल्टेज नहीं गिवन होती, वो आपको अफेक्टिव वोल्टेज गिवन होती है कि एक्चुअल में इतनी वोल्टेज यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेनली अफेक्टिव वोल्टेज। तो आपको जब भी ऐसा गिवन हो कि 220 वोल्ट गिवन है तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ बेसिकली ERMS 220 वोल्ट, ये पीक वैल्यू कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में डाटा गिवन होगा, वो हम करेंगे भी जब हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आएंगे, तो वो डाटा हमेशा क्या होगा, ERMS, राइट, RMS वैल्यू गिवन होगी। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू में फ़र्क है, इस बात का समझना जरा। अगर मैं बोल रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो वहाँ पर मैं चार्ज कंपेयर करूँगी, कितना चार्ज रिलीज किया हाफ टाइम में, और फुल टाइम में एवरेज करंट जीरो हो जाता है, लेकिन फुल टाइम में RMS वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको अभी डाइजेस्ट करने हैं। चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ेगा आपको ये सब चीज़ें अपने आप रियलाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए नया चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में स्लो थोड़ा सा आप इसको करोगे, बट जैसे जैसे इसकी डेरिवेशंस आगे जाएगी आपको चीज़ें क्लियर होती रहेगी कि हाँ न्यूमेरिकल में किस बात का क्या मतलब है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से करना, चैप्टर इन द एंड आपको बहुत ईजी लगेगा। शुरू में क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, तो थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, राइट, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करके रखूँ। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, आज ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाते। कल जो लेक्चर होगा उसमें हम ये समझेंगे कि अगर हम AC के साथ रजिस्टर, AC के साथ इंडक्टर और AC के साथ अगर कैपेसिटर लगाए तो क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं और किस तरह से करंट और वोल्टेज का वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।